हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग विज्ञान विषय का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 8 मार्च को विज्ञान विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये सारे प्रश्नों का आपको जरूर देख के जाना चाहिए। और आपने 30 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है ये भी आप कमेंट पर जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। इससे पहले आपका विज्ञान विषय का एग्जाम हुआ था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। फिर से आपको 8 मार्च को बिल्कुल मेहनत से वही लगन से आपको एग्जाम देना है। तो चलिए सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा के आइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1 से 30 तक तो आपको बहुविकल्प पर प्रश्न पूछा जाएगा। यही 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आपने सही सही उत्तर दिया है ये कमेंट पर जरूर बताएंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में करा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। या फिर पूछे हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, एक लड़का जो है समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं। एक ये आपका दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़ा है, मान के चलिए आप एक लड़का है, आप यहाँ खड़ा है। यहाँ से दर्पण की जो दूरी है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 100 सेंटीमीटर पे ही जाके प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये समतल दर्पण पे है। तो 100 सेंटीमीटर इधर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब इसके दोनों के बीच का दूरी। तो 100 और 100 कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको समझ के जाना है अगर आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपको एफ दिया गया है, एफ क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है आर बराबर वाट, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, एफ बराबर होता है आर बाई 2 होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। 2f और f का मान हम लोग के पास दिया गया है, कितना दिया गया है, 10। तो 2 × 10, तो आर इज इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और आप बिल्कुल एग्जाम में फोड़ के आएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आपको आपको जो है शक्ति दिया गया है कितना, 4D क्षमता का, ठीक है। तो P इज इक्वल टू हो गया 4D, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी, तो F बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप याद रखिएगा, P बराबर जो होता है 1/F होता है। क्या होता है, P बराबर, याद रखिएगा, P बराबर होता है क्षमता बराबर 1/F होता है। यहाँ से आप बैठा देंगे, 1 जो है ये मीटर में है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा ना। F बराबर हो जाएगा 1/P, ठीक है। तो फिर F बराबर P का मान हम लोग को बैठा देना है। यहाँ पे मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 100/4 कट के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न में कहा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका मीटर, ऑप्शन नंबर बी है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो है उदासीन तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट पर देना है, लेकिन फिर भी आपको हम आंसर बता देते हैं, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न में कड़ा है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडल परावर्तन के कारण, वायुमंडल अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी जो है किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मा प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी जो है, विद्युत घंटी ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए अगर एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर प्रवर्तित होते रहता है। तो याद रखिएगा लघुपतन के समय मतलब शॉर्ट सर्किट के समय जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ओम जो होता है, ओम जो होगा ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और कोयला। कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा है इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, या सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, या लेटिक अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा इमली में जो है वो लेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लेटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है कोई विलयन जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः होगा। तो वो 7 से अधिक होगा। याद रखिएगा कोई अगर विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। तो देख लीजिए 7 से अधिक ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है 10 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है एक आपको अभिक्रिया दिया गया है। क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्ट करके क्या बना रहा है? Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडीसिड का। मतलब एंडी एसिड का जो है उपयोग करता है जो अपच हो जाता है खाना जो होता है उसको पचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? ये सत्य लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा है बॉन्ड COH पर्याकात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और याद रखिएगा और एक चीज कि बॉन्ड OH अगर रहे, बॉन्ड OH रहे तो अल्कोहल होता है, बॉन्ड OH रहे तो अल्कोहल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न में कहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र इनमें से कौन सा है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा है बेंजीन का अनुसूत्र है। बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है वो C6H6 होता है। क्या होता है? C6
H6 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने अभी तक कितने प्रश्न का उत्तर दिया है ये कमेंट पर जरूर बताएंगे। आपको हम बिल्कुल 30 प्रश्न करवाएंगे, 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने दिया है ये कमेंट पर जरूर बताएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। धातु को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा तन्यता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा है मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? मानव में जो है डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को जो है मानव में डायलिसिस थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है शरीर की सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथ का नाम है। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथ का नाम क्या है? तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथ जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है पादप में जाइलम का उत्तरदायी है। पादप में जो है जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर है जल का वाहन के लिए, भोजन का वाहन के लिए, अमोनी अम्ल का वाहन के लिए, ऑक्सीजन का वाहन के लिए। तो इसका उत्तर जो है आपको देना है। ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ दिए। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट पर देना है, जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा है द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन द्वारा जो है किसका जन्म होता है? तो याद रखिएगा 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा है मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में जो निषेचन होता है गर्भाशय, अंडाशय या योनि में या फिलिपिन नलिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलिपिन की नलिका में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा साफ जल में उत्पन्न होता है। कौन सा जल में? साफ जल में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है किस तरह के अंग है? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा समवर्ती। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए हैं, और इसी तरह का प्रश्न आपको हम और भी साइंस में करवा देंगे ताकि एग्जाम से जाने से पहले आप बिल्कुल एग्जाम में फोड़ के आए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।